प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले मंगलवार और बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे चर्चा। अनलॉक 1 लागू होने के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की पहली बैठक। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा, भारत चीन सीमा पर हालात हैं पूरी तरह से शांतिपूर्ण। दोनों देशों के बीच सभी मतभेदों को दूर करने के लिए हर स्तर पर हो रही है सार्थक वार्ता। सेना अध्यक्ष ने देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड की ली सलामी। नए अधिकारियों को किया संबोधित। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। बाकी बचे आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। तलाशी अभियान जारी। देश में कोविड-19 में सक्रिय मामले हुए 1,45,779। 1,54,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। विश्व भर में कोरोना वायरस से 76 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। चीन की राजधानी बेजिंग में कोरोना के नए मामले आने के बाद कुछ बड़े बाजारों को फिर से किया गया बंद। शहर में प्राइमरी स्कूलों में भी कक्षाएं की गई स्थगित। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। अनलॉक 1 के दौरान ये पहली बार होगा जब पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री 5 बार मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कर चुके हैं। इस संवाद के दौरान पीएम ने न सिर्फ राज्यों का हौसला बढ़ाया बल्कि उन्हें चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार किया। अनलॉक 1 में धीरे धीरे जनजीवन और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रहे हैं। ऐसे में भविष्य की रणनीति के लिए इस संवाद को काफी अहम माना जा रहा है। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 333 कैडेट्स ने हिस्सा लिया। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने मुख्य अतिथि के तौर पर पासिंग आउट परेड की सलामी ली। ऐसा पहली बार हुआ जब कैडेट्स ने मास्क के साथ और अपने माता पिता और रिश्तेदारों के बगैर अफसर बनने के सफर को पूरा किया। 333 भारतीय और 90 विदेशी कैडेट आईएमए से प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना और विदेशी कैडेट अपने देशों में सेवा करने को तैयार हैं। इस अवसर पर सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने कहा कि भारत चीन सीमा पर पूरी तरह से शांति है और स्थिति नियंत्रण में है। आपसी बातचीत के बाद कई स्थानों पर दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं। Entire situation along our borders with China is under control. We are having a series of talks. It started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings at the local level between commanders of equivalent ranks. And as a result of this, a lot of disengagement has taken place. And we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, all perceived differences that we have will be set to rest. As I said right at the beginning, everything is under control. Both sides are disengaging in a phased manner. We have started from the north, from the area of the Galwan River, where a lot of disengagement has happened. It has been a very fruitful dialogue that we have had. इस मौके पर सेना अध्यक्ष ने कहा कि जवानों को न सिर्फ बाहरी बल्कि देश के अंदर की चुनौतियों से भी निपटने के लिए तैयार रहना है। In these difficult times, the safety, honor and welfare of our country depends on your abilities as military leaders. You have the trust of the people of India, and to live up to their expectations, you have to strive hard. You have the challenging task of containing external threats as well as defanging disruptive forces attempting to destabilize our nation from within. Only when our nation is safeguarded from external
as well as internal threats will be prosper and be able to secure for our citizens the core values enshrined in the preamble to our Constitution. सेना अध्यक्ष ने कहा, लड़ाई कभी अकेले नहीं जीती जाती। इसके लिए टीम में एकता की भावना होनी बेहद ज़रूरी है। लिहाजा सेना के इन नए जवानों को एक दूसरे के साथ मिलकर जंग जीतनी होगी। Rise above petty considerations of caste, creed, religion and gender. The army does not discriminate. Your jawans will know your names. You not only have to know their names, but also their hopes, their dreams, and their fears. Let not the passion for your career overshadow your compassion for your men, for it is they who will follow you to battle. When the going gets tough and all seems lost, it is the spirit of your men that will give you the courage you need. No one wins on their own. Teams win battles. If you win the trust and affection of your troops, they will win battles for you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बारे में हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सुधाकर, क्या कुछ रहेगा इस बैठक का एजेंडा? क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है अभी तक? और हमको पता है कि पिछले जो कुछ 2-3 महीने रहे हैं और जिस तरह से भारत ने एक प्रभावी तरीके से मुकाबला किया है कोरोना संकट का, उसमें इस बात का काफी अहम रोल रहा है कि केंद्र और राज्य ने मिलकर काम किया है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने 4 बार लॉकडाउन जरूर लगाया गया, लेकिन उन्होंने 5 बार मुख्यमंत्रियों से संवाद किया और लॉकडाउन से पहले किस तरह से क्या तरीका होना चाहिए, राज्य किस तरह से पूरी स्थिति से निपटना चाहते हैं, मुख्यमंत्रियों की सलाह से उनसे राय मशवरे के बाद इस पूरे संकट से भारत ने निकलने की कोशिश की। उन्होंने जो बड़े और अहम फैसले लिए, तो एक तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत महत्वपूर्ण अहम उदाहरण बना कोरोना संकट में, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमिका निभाई। और निश्चित तौर पर अब जब अनलॉक 1 में हम लोग हैं, एक तरह से करीब 13 दिन हो चुके हैं अनलॉक 1 में और धीरे धीरे पटरी पर जिंदगी लौट रही है, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा अहम लक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा है देश के सामने। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए उन्होंने एक आह्वान किया है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस आपदा को अवसर में बदलने की भारत कोशिश कर रहा है। उस मौके पर फिलहाल एक तरह से कह सकते हैं जो मौजूदा चुनौतियां हैं, जो स्थितियां, निश्चित तौर पर देश के जो तमाम बड़े शहर हैं, दिल्ली हो, कोलकाता हो, मुंबई की बात हो, चेन्नई, इस तरह के तमाम शहरों में मामले जरूर बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ दूसरी तरफ एक तरह से कह सकते हैं जो हमारी कैपेसिटी भी बढ़ी है और हम धीरे धीरे अब आहिस्ता आहिस्ता अपने नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट रहे हैं। तो अब आगे किस तरह से कह सकते हैं कि भविष्य की रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए, राज्य किस तरह से सोच रहे हैं। और खासतौर से जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है, उसमें किसानों के लिए जो बड़े ऐलान किए गए हैं, एमएसएमई सेक्टर के लिए जो बड़े ऐलान किए गए हैं, हमारे व्यापारी जगत के लिए जो बड़े ऐलान किए गए हैं, गांव खेत खलिहान के लिए जो बड़े ऐलान किए गए, वो जमीनी स्तर तक कैसे पहुंचे और कैसे उसका फायदा पूरा देश, पूरा मुल्क उठा सके और आम लोगों को उसका कैसे फायदा मिले, खासतौर से रोजगार बनाने में, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने में। तो ये तमाम चीजें निश्चित तौर पर हो सकती है और प्रधानमंत्री जब बात करते हैं, एक अपना उनका एक विजन होता है और वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले समय में देश के लिए। दूसरी चिंता जरूर है कि जो कंटेनमेंट जोन और इस तरह की चीजें वहाँ सख्ती में किसी तरह की कोई कमी ना रहे, लेकिन निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा। ये एक ऐसा मंच होता है, कह सकते हैं एक तरह से कि जो एक फिक्स्ड एजेंडा बहुत ज्यादा अभी तक नहीं हुआ। अभी तक जो बातचीत रही है, राज्य क्या सोच रहे हैं, राज्य उस लिहाज से बात करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री के मन में जो बात होती है वो प्रधानमंत्री रखते हैं और आज इस पर 2 दिनों की ये बातचीत रखी गई है। निश्चित तौर पर एक तरह से कह सकते हैं कि विस्तार से तमाम राज्यों के साथ, तमाम केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उनका एक्सपीरियंस, उनकी जो आगामी भविष्य की रणनीति है, तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे संकट से मुकाबले की बात हो या अर्थव्यवस्था को लेकर हो या तमाम दूसरे मुद्दे हो सकते हैं, वो तमाम चीजों को प्रधानमंत्री सुनना चाहेंगे और वो अपनी बात भी रखेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण देश के भविष्य के लिहाज से आने वाले समय में जो भारत बड़े कदम
उठा सकता है, उठानी चाहिए, या जिस पर नजर रहेगी, जिस क्षेत्र पर फोकस रहेगा, एक तरह से उन तमाम मुद्दों की चर्चा जरूर हो सकती है। तो काफी अहम रहेगा ये 16 और 17। चंद्रशेखर। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है। शुक्रिया सुधाकर हमसे बातचीत करने के लिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ आज तड़के कुलगाम जिले में मीर बाजार क्षेत्र के दारपुरा निपोरा में हुई। पुलिस, सेना की 19वीं राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में ठोस जानकारी मिलने के बाद घेराबंदी और छानबीन शुरू की। जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध ठिकाने तक पहुंचे, वहां छिपे आतंकवादियों ने गोलाबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में आतंकवादी मारे गए। दोनों आतंकवादियों की अभी पहचान नहीं हुई है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सलाह देने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 17 के तहत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया है। ये विशेषज्ञ सलाहकार समिति कोविड-19 के प्रसार को रोकने एवं कोरोना महामारी की वजह से दिल्ली में उत्पन्न हुई चुनौतियों का सामना करने और चिकित्सा अवसंरचना को बढ़ाने के उपायों पर अपनी राय देगी। बैजल ने कहा है कि वैश्विक महामारी की चुनौती से उबरने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे प्रयासों को ठोस योजना, नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग, कुशल निगरानी और विभिन्न एजेंसियों के बीच सहज समन्वय द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना संकट के मद्देनजर लगाई गई वीजा और यात्रा पाबंदियों में ढील देते हुए विदेश में फंसे कुछ और श्रेणियों के ओसीआई कार्ड धारकों के साथ कई वर्गों में विदेशी नागरिकों को भारत आने की अनुमति दे दी है। विदेश में फंसे जिन ओसीआई कार्ड धारकों को भारत आने की अनुमति दी गई है, उनमें ऐसे छोटे बच्चे जो ओसीआई कार्ड धारक हैं और जिनके माता पिता भारतीय नागरिक हैं। ऐसे ओसीआई कार्ड धारक जो परिवार में मृत्यु जैसी आपात स्थितियों के कारण भारत आना चाहते हैं। ऐसे जोड़े जिनमें से एक यानी पति या पत्नी ओसीआई कार्ड धारक हैं एवं दूसरा भारतीय नागरिक है। विश्वविद्यालयों के ऐसे विद्यार्थी जो ओसीआई कार्ड धारक हैं और माता या पिता में से कम एक भारतीय नागरिक या माता या पिता में से कोई एक ओसीआई कार्ड धारक है। गृह मंत्रालय ने कुछ और विदेशी नागरिकों को भी भारत आने की अनुमति दे दी है। इनमें शामिल हैं ऐसे छोटे बच्चे जिनके माता पिता में से एक या तो भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्ड धारक हों, भारतीय से विवाहित विदेशी नागरिक, ऐसे सिंगल पेरेंट जिनके छोटे बच्चे या तो भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्ड धारक हों, ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता में से एक या तो भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्ड धारक हों, विभिन्न देशों के दूतावासों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में काम करने वाले लोगों के आश्रित परिवार भी इनमें शामिल हैं। देश में कोरोना की जंग जारी है। कोविड संक्रमितों की संख्या भले ही बढ़ रही है, लेकिन कोरोना को हराकर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 49.94% पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुल 1,54,329 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वहीं संक्रमितों की संख्या 1,45,779 हो गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 11,458 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के कारण 8,884 लोगों की मौत हो गई है। दुनिया भर से भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन जारी है। मिशन के चल रहे तीसरे चरण में आज एक विशेष उड़ान मस्कट से कोयम्बटूर के लिए रवाना हुई। यात्रियों ने स्वदेश लौटने पर खुशी जाहिर की और इस प्रयास के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। मस्कट से कोयम्बटूर के लिए रवाना जो विशेष विमान है उसमें कई सारे यात्री मौजूद हैं और उन्होंने भारत सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी चीजों को अपनाने के आह्वान के बाद लोग तो इसके लिए काम कर ही रहे हैं। इसमें खादी और ग्रामोद्योग आयोग भी बड़ी तेजी से काम कर रहा है। चाहे खादी के मास्क और गमछा बनाकर या फिर खाने पीने की चीजें तैयार करके। आप ये रिपोर्ट देखिए। एमएसएमई मंत्रालय के खादी और ग्रामोद्योग आयोग की देश भर में यूनिट है। ऐसी एक यूनिट है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र सेवापुरी में। सेवापुरी महात्मा गांधी के वाराणसी में आंदोलन शुरू करने के कारण भी जाना जाता है।
खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग की ये यूनिट सेवापुरी, जहां महिलाओं को सोलर चरखे पर सूत काटने से लेकर सोलर करघे से कपड़ा तैयार करने का अवसर दे रहा है, तो वहीं इन्हें रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है। जहां इस यूनिट में महिलाएं स्वदेशी गमछा तैयार कर रही हैं, वहीं सेवापुरी के आसपास की महिलाएं घर पर ही सिलाई कर खादी के मास्क तैयार कर रही हैं और अपनी आय भी पा रही हैं। इस संस्था में हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती हैं, जिसमें खादी से सोलर से उत्पादन संबंधित जो हमारे चरखे और लूम चल रहे हैं, ये यहाँ पर इसका मेजर उत्पादन हो रहा है। हमारा खादी जो विभाग है, यहाँ की जो बनी हुई उत्पाद हैं, चाहे वो कपड़े हों या ग्रामोद्योग की वस्तुएं हैं, उनको 40% तक हम लोग मिलिट्री कैंटीन में उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा हमारी जो बगल में एक संस्था है, कृषक विकास खादी ग्रामोद्योग संस्था सेवापुरी में ही, इन्होंने HAL और NCL का 20,000 गमछे का ऑर्डर उनको मिला है और वो सप्लाई करने जा रहे हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग जहां एक तरफ महिलाओं को रोजगार दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्वदेशी को भी बढ़ाने के लिए पूरे देश में काम कर रहा है। इतना ही नहीं, देश के विभिन्न उपक्रमों को खादी के गमछे और मास्क के साथ साथ खाने पीने की चीजें भी आपूर्ति कर रहा है। इन चीजों की सप्लाई कर स्वदेशी को और बढ़ाने का प्रयास भी कर रहा है। ये मैंने जो मास्क लगा रखा है, ये इस खादी ग्रामोद्योग द्वारा बनाया गया ही मास्क है, पूरा स्वदेशी है। तो बनारस की धरती से स्वदेशी के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर खादी ग्रामोद्योग का यह काम निश्चित रूप से सराहनीय है। हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, सेवापुरी, वाराणसी। आपने नायक फिल्म में एक दिन के मुख्यमंत्री का किरदार देखा होगा, लेकिन ऐसे सपनों को पूरा होता हम केवल फिल्मी दुनिया में ही देख पाते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कांगड़ा के SDM जतिन लाल ने 10वीं की परीक्षा में 94% अंक हासिल करने वाली अपने ही ऑफिस के चपरासी की बेटी को एक दिन का SDM बनाया। 14 साल की हिना ठाकुर SDM कांगड़ा की कुर्सी पर बैठी और लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। हिना ने कहा कि ये उनके लिए सपने की तरह है। बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा और आज मतलब हमने सीखा कि कैसे मतलब डीमार्केशन के जो केसेस हैं वो कैसे सॉर्ट आउट किए जाते हैं। और फिर हमने मतलब कार के रजिस्ट्रेशन के बारे में सीखा, मतलब NOC कैसे होती है, फिर ये सारा कुछ सीखा। एक्चुअली मेरे फादर यहाँ जॉब करते हैं और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो फिर मेरे फादर ने मतलब सर को बताया था कि मेरे मतलब 10 में 94% जो मार्क्स आए हैं। तो फिर सर ने फादर को बोला कि मतलब अपनी बेटी को मतलब ऑफिस में लाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो फिर मैं ऑफिस में आई थी, तो फिर सर ने फिर IAS ऑफिसर। जो ये बच्ची है, इसका नाम हिना ठाकुर है। ये मेरे PN हैं श्री तोता राम जी, उनकी डॉटर है। और कल इनका 10th का रिज़ल्ट आया था, जिसमें इन्होंने 94% हासिल किया। और आज ये इनको मैंने यहाँ पे बधाई देने के लिए अपने ऑफिस में बुलाया था और इनसे करियर के ऊपर चर्चा करने के लिए बुलाया। तो मुझे ये पता चला कि इनका IAS बनना एक सपना है और एक दिन ये इस कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं इनके जो ये एक सपना है उसको अपनी तरफ से जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं, एक दिन के लिए उन्हें ये सीट पे बिठाकर जो उनका एक सपना है उसका एक झलक दिखा सकूं, ताकि इनको भी मोटिवेशन मिले और जो बाकी हमारी बच्चियाँ हैं जिनको उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते और जो फैमिलीज सपोर्ट नहीं करती और जिनके सपने पूरे नहीं हो पाते, उनको एक प्रेरणा मिल सके ताकि वो आगे जाके अपना सपना पूरा करें। वाकई इस तरह की जो कोशिशें हैं वो इस तरह के जो छात्र हैं और या छात्राएं हैं उनके उत्साह को काफ़ी बढ़ाती हैं। और आइए अब आपको दुनिया की ओर लिए चलते हैं और बात करते हैं दुनिया में कोविड-19 की क्या हालत है। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमणों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जॉन हॉपकिंस के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में कोविड-19 से 76 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा 4,24,000 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका हुआ है। अमेरिका में 20,44,000 से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ 1,14,613 लोगों की इस खतरनाक वायरस से मौत हो चुकी है। अमेरिका के कई राज्यों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में बेड तेजी से भर रहे हैं।
टेक्सास और एरिजोना में तेजी से अस्पताल कोरोना मरीजों से भर रहे हैं। अमेरिका के बाद सबसे अधिक प्रभावित ब्राजील 8,28,000 से अधिक मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसी के साथ ब्राजील में कोरोना से मरने वालों की संख्या ब्रिटेन से ज्यादा हो गई है। कोरोना से ब्राजील में 41,828 मौतें हो चुकी हैं। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में 25,982 केस आए हैं। वहीं एक दिन में 909 मौतें हुई हैं। बात करते हैं रूस की, तो रूस में भी कोरोना से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रूस में कोरोना से 5,10,761 लोग संक्रमित हो गए हैं। इनमें 6,705 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। जीएसटी परिषद द्वारा फ्रोजन पराठे और मालाबार पराठों पर लगाए गए 18% जीएसटी पर कुछ मीडिया की खबरों में भ्रम फैलाया जा रहा है। इन खबरों से ऐसा लग रहा है कि जैसे आम रेस्टोरेंट और ढाबों में मिलने वाले पराठों और रोटी पर 18% जीएसटी लगाया गया है। हकीकत यह है कि 18% जीएसटी फ्रोजन पराठों और मालाबार पराठों पर लगाया गया है, जो कि विशिष्ट खाद्य उत्पादों की श्रेणी में आता है। ये उत्पाद प्रसंस्करित खाद्य उत्पादों की श्रेणी में आता है, जो 5 से 7 दिनों तक प्रयोग में लाया जा सकता है। इनका मूल्य पहले से ही अधिक था। हकीकत यह है कि आम पराठा और रोटी पर कोई जीएसटी नहीं बढ़ाया गया है। अजय मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अजय, क्या मामला है ये, क्यों लोगों में भ्रम फैला है और क्या कुछ हकीकत है? देखिए, ये जो मामला है ये जीएसटी काउंसिल का नहीं है, थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। ये कर्नाटक में एक एडवांस रूलिंग की गई है, यानी कोई एक कंपनी थी, इसने क्लैरिफिकेशन के लिए कर्नाटक में ये रूलिंग दी कि हम लोग मालाबार परोठा बनाते हैं और बाजार में बेचते हैं, तो इसके ऊपर क्या 5% का टैक्स लगना चाहिए, 0% का टैक्स लगना चाहिए या फिर 18% का टैक्स लगना चाहिए। तो इस पर जब बहस शुरू हुई तो आपको पता है कि जो मैदा या आटा होता है उस पर 0% टैक्स है, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता। आप की मात्रा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं से भी खरीद सकते हैं, किसी भी देश के कोने में ले जा सकते हैं। आटे और मैदा पर, गेहूं पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना खाते हैं तो आपको 5% का सर्विस टैक्स देना पड़ता है, चाहे आप पराठा ऑर्डर कीजिए, मलाई कोफ्ता ऑर्डर कीजिए, रोटी ऑर्डर कीजिए, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जब बात आती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, जिसमें फूड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है, जब आप पराठा बना करके उसको केमिकली ट्रीट करते हैं, उसको पैकेज करते हैं, उसकी ब्रांडिंग करते हैं और उसके बाद उसको शेल्फ पे ले जाते हैं, किसी मॉल में बेचते हैं, जिससे कि लोग तुरंत, अगर मान लीजिए विदेश यात्रा पे जा रहे हैं तो उन्होंने पराठा पैक किया, दाल मखनी पैक किया, इडली डोसा के कुछ सांभर के पैकेट्स पैक किया और अपना पैकेट में डाला और वो फ्लाइट में लेकर के चले गए। तो ये जो है ये थोड़ा सा नीश प्रोडक्ट होता है, जिसकी शेल्फ लाइफ थोड़ा ज्यादा होती है, कभी 15 दिन, कभी 1 महीने और 6-7 दिन तक बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ होती है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो फूड प्रोसेस प्रोडक्ट्स हैं और इसीलिए ये महंगे भी होते हैं और इन पर जो जीएसटी होता है उसको 18% लगाया गया है। तो सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन दिया गया कर्नाटक के एक टैक्स अथॉरिटी द्वारा, जिसको मीडिया में इस तरह से उछाला गया कि भाई सरकार तो पराठे पर 18% का टैक्स ले रही है, जबकि रोटी पर 5% है और गेहूं और मैदा पे 0% है। जबकि सच्चाई यह है कि अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, रोटी और पराठे पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। मलाई कोफ्ता पर आपको जितना 5% का टैक्स देना है, उतना आप बहुत बेहतरीन आइसक्रीम कोई खाते हैं उस पर भी 5% का टैक्स देना होगा। हाँ, अगर आप मान लीजिए मॉल से कोई प्रोसेस्ड आइटम लेते हैं, जिसको आप बाहर जाकर के अपने घर में आकर के उसको गर्म करके किसी तरह से खाते हैं, तो वो एक स्पेशल आइटम के तौर पर देखा जाता है और इसलिए कहा गया है कि उस पर 18% का जीएसटी लगेगा। ये केवल एक तरह से क्लैरिफिकेशन का मामला है, जिसको मीडिया में इस तरह से अम्यूजिंग तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाने की कोशिश की गई, जिससे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन सके। यानी कि अजय, बहुत सरल भाषा में ये बोल सकते हैं कि ये जिस पराठे पर
टैक्स लगाने की बात हो रही है, ये वो पराठा है जो 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले बना होगा, उसके बाद इसको फ्रीज करके रखा जाता है और पैक करके रखा जाता है ताकि ये ख़राब ना हो और उसके बाद बेचा जाता है। ये अलग पराठा है ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, एक तो रॉ मटेरियल होता है, दूसरा होता है फिनिश प्रोडक्ट। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता किसी भी टैक्स सिस्टम में कि आप रॉ मटेरियल पे भी उतना ही टैक्स लगा रहे हैं जितना कि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पे लगा रहे हैं। मिसाल के तौर पे मान लीजिए आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल पे हो सकता है आपको 18% का टैक्स देना पड़े, जो उसका कंपोनेंट है उस पर 5% का टैक्स लगता हो। इसी तरह से अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स देखते हैं, मिसाल के तौर पर आप मिल्क ले लीजिए, दूध जो अगर आप बाजार से खरीदते हैं तो उस पे 0% का टैक्स है, लेकिन अगर आप उसको पाउडर के फॉर्म में, कंडेंस्ड मिल्क के फॉर्म में खरीदते हैं तो उस पे 5% का टैक्स है। तो अगर उसको प्रोसेस किया जाता है तो ऑब्वियसली उस पे जो काम बढ़ता है इंडस्ट्रियल तरीके से या प्रोसेसिंग के तरीके से, तो उसमें सरकार को जो टैक्स है उसको अलग तरीके से टैक्स करना पड़ता है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। तो रॉ मटेरियल बिल्कुल अलग है, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल अलग है। आपने सही कहा कि ये सारे के सारे आइटम्स चाहे जो पैकेट में मिलते हैं, जिस तरह से आप दाल मखनी हो गया या फिर जीरा राइस हो गया या फिर ये मलाबार पराठा हो गया, इसको आप घर में जाइए बस तुरंत गर्म करके खा लीजिए। रेडी टू ईट जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे फूड प्रोसेस प्रोडक्ट्स के कैटेगरी में है, इसलिए वो रोटी वाले कैटेगरी में नहीं आते हैं। जीएसटी की अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं जिसमें कि 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%, 5 अलग अलग जो टैक्स स्लैब्स हैं वो आपको पता है। तो स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि जो रोटी है या फिर पराठा रेस्टोरेंट में आप खाने जाते हैं तो सर्विसेज के तौर पर केवल 5% का टैक्स लगेगा, लेकिन अगर आप उसको खरीदते हैं जो कि प्रोसेस्ड है और किसी शेल्फ में किसी मॉल में रखा हुआ है और उसको आप लेकर के खाते हैं तो फिर आपको 18% का टैक्स देना पड़ेगा। शुक्रिया अजय, काफ़ी सरल भाषा में आपने हमारे दर्शकों को बताया कि क्या कुछ भ्रम है, किस पराठे पर टैक्स है, किस पराठे पर टैक्स नहीं है। और इसी के साथ हम बुलेटिन के अंत में पहुंच चुके हैं, तो इस बुलेटिन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार।